हेलो स्टूडेंट्स, व्यास एडिफिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए यूट्यूब की नीट लेवल की एक सीरीज, जिसके अंदर हम नीट के 2016 से लेके 2020 तक के सारे ही पेपर हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस में भी हम क्या करेंगे, उन पेपर्स को हमने कर लिया है चैप्टर वाइज अलग अलग। तो आज के सेशन का जो चैप्टर है वो है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के चैप्टर में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं नीट के अंदर कि नीट के सिलेबस को किस तरह से डिफाइन किया गया है और एस ब्लॉक या फिर उससे रिलेटेड क्या क्या कितने कितने मार्क्स का आता है। तो उसमें भी सबसे पहले देख लेते हैं कि नीट में केमिस्ट्री में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए इसके वेटेज के बारे में। तो नीट 720 मार्क्स का होता है बच्चों। 720 मार्क्स में केमिस्ट्री जो है 45 क्वेश्चन, फिजिक्स 45 क्वेश्चन, बायोलॉजी 90 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री के जो 45 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। मतलब अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट होता है तो 4 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट होता है तो आपका नेगेटिव हो जाता है -1। तो कुल मिलाकर अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव क्या है, 1/4 है आपको 4 मार्क्स का। केमिस्ट्री का वेटेज है 180 मार्क्स, फिजिक्स का है 180 मार्क्स और बायोलॉजी का है 360। आप देखोगे 1/4 पार्ट जो है आपका नीट का, वो एक तरह से किसका है, केमिस्ट्री का है। सबसे अच्छी बात क्या होती है केमिस्ट्री में, यहाँ पर जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, अगर उसकी केमिस्ट्री अगर स्ट्रॉन्ग है, बायोलॉजी के अंदर सारे ही जो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरेटिकल वाली बेस होते हैं। मतलब आप देखते ही 30 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर दे दोगे। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी क्या होता है कि हर क्वेश्चन पे आपको बहुत कम टाइम लगेगा और आसानी से कर सकते हो। खासकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस हैं वो तो आप बिल्कुल 30 सेकंड से भी कम में कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी जाते हैं। मतलब अगर कोई नीट का बच्चा तैयारी कर रहा है और अगर उसकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो उनके बेस पे, उनके दम पे उसके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेज है। पर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप क्या करें, आप फिजिक्स पे भी ध्यान दें और फिजिक्स के जो आपके कमज़ोर टॉपिक है उनको अच्छा करें और जो अच्छे टॉपिक है उनको और अच्छा करें। अब जैसा कि हम ये सीरीज लाए, उसका उद्देश्य ये है कि जैसे कि आपको, जैसे आज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एस ब्लॉक आपने चैप्टर पढ़ा, आपने उसके क्वेश्चन लगाए, उसके बाद आप 5 साल के जो पिछले ईयर्स में जो पेपर आए हैं उनको देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल व्यास का देखें। उसमें आपको एस ब्लॉक के 5 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके वीडियो सॉल्यूशन करवाए हैं। तो जैसे कि ये वीडियो सॉल्यूशन आप देखोगे, 1 से 2 बार आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का होता है, चैप्टर में से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का वेटेज देख लेते हैं कि इस चैप्टर का वेटेज क्या है नीट के हिसाब से। तो हमने ये एवरेज वेट निकाला है। कोई भी वेट डिफाइन नहीं होता कहीं भी नीट, मतलब अगर आप बात करोगे तो सीबीएसई ने ये डिफाइन नहीं कर रखा है। सिर्फ ये एक जो पिछले साल के पेपर आए हुए हैं उनके बेस पर निकाला हुआ है। तो देखिए सीबीएसई ने जब नीट के पेपर की बात करें तो नीट जो है आपने लिया है, एनटीए ने जो नीट लिया है उसके हिसाब से 2020 के अंदर 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2020 में एक और पेपर हुआ है जो कोरोना पॉजिटिव बच्चों के लिए हुआ था, उसमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी तरह से 2019 में 1 क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में 3 क्वेश्चन है, 2017 में 1 क्वेश्चन और 2016 में 1 क्वेश्चन। अगर टोटल क्वेश्चन का एवरेज लगाएं हम तो 2 क्वेश्चंस पर ईयर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और एस ब्लॉक बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ईजी है। विद इन 1 डे आप इसको पूरी तरह कंप्लीट कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो और आसानी से आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। मतलब ये 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो वेटेज तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चंस के 4 मार्क्स के हिसाब से आपको क्या हो जाएंगे, 8 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। मैं आपको बता देता हूँ, जिस भी बच्चे ने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलते रहेंगे। व्यास नीट यूट्यूब सीरीज़ के अलावा बोर्ड की यूट्यूब सीरीज़ भी लाया है और आईआईटी के लिए भी लाया है, और साथ में 10th क्लास के बच्चों के लिए भी सीबीएसई जो पिछले वर्षों की यूट्यूब सीरीज़ लेके आए। तो व्यास के जो चैनल है उन पर आपको ये सब अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। तो आप
चलो स्टार्ट करते हैं 2016 के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, द सस्पेंशन ऑफ द स्लेक लाइम इन ए वाटर। सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये स्लेक लाइम है क्या, जब भी तो हम समझ में आएगा क्वेश्चन को आंसर कैसे देना है। देखो स्लेक लाइम क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूने का पत्थर। स्लेक मतलब क्या होता है, लाइम, तो चूने का पत्थर है। चूने के पत्थर को अगर आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2, मतलब इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और यहां से कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विकलाइम। क्विकलाइम को जैसे ही आप क्विकलाइम में वाटर डालोगे तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। तो क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये जो CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉल्ड स्लेक लाइम। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ये क्या है हमारे पास, क्विक लाइम, और वो क्या है हमारे पास, स्लेक लाइम। क्विक लाइम स्लेक लाइम में फर्क इतना है, क्विक लाइम को हम अगर इसको देखें तो ये है बुझा हुआ चूना, मतलब ऐसा चूना जिसके अंदर गर्मी है, एनर्जी है, और अपन ने वाटर डाला, वाटर डालने से ये रिएक्शन जो होगी वो एक्सोथर्मिक होगी, यहाँ से लॉट्स ऑफ हीट निकलेगी, ठीक है। और हीट इतनी ज़्यादा होगी, अगर किसी प्लास्टिक के बर्तन में रिएक्शन कराते तो वो टूट जाता है, चटक जाता है। तो ये स्लेक लाइम मतलब बुझा हुआ चूना बन जाएगा। अब स्लेक लाइम की बात करें तो इस स्लेक लाइम का इसने बोला है कि स्लेक लाइम का अगर मैं सस्पेंशन सॉल्यूशन बोलूँ वाटर के साथ, वाटर का सस्पेंशन सॉल्यूशन, सस्पेंशन पार्टिकल्स होते हैं जो क्या होते हैं बच्चे, 3 टाइप्स के सॉल्यूशन बनेंगे हमारे पास, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो ये सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाएगा, सस्पेंशन सॉल्यूशन जैसे कीचड़ की तरह होता है उस तरह का सॉल्यूशन बनाएगा ये। तो अगर वाटर के साथ स्लेक लाइम सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाता है तो उसका नाम क्या होगा, ये उन्होंने पूछा है। तो ये होता है मिल्क ऑफ लाइम। वो क्या कहलाता है, मिल्क ऑफ लाइम कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ लाइम। उसके अलावा इसके बाद अब यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों कि मिल्क ऑफ लाइम, तो चलो ये हो गया सस्पेंशन ऑफ स्लेक लाइम, मतलब सस्पेंशन सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम तो हमने बोल दिया मिल्क ऑफ लाइम। बट ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम क्या है सर, एक्वस का मतलब भी तो वही है जो एक्वस पानी डाला गया है स्लेक में। तो बच्चों इस बात को समझने की कोशिश करना आप, CaO का होल ट्वाइस और इसका वाटर मतलब एक्वस सॉल्यूशन आप बनाते हो, ये अगर आप सॉल्यूशन की फॉर्म में लेके आते हो, जब आप सॉल्यूशन की फॉर्म में इसका सॉल्यूशन तैयार करते हो तो ये इसके अंदर घुल जाता है। अब इसको बोलते हैं हम लाइम वाटर, मतलब चूने का पानी। बट अगर आप इसको थोड़ा सा गर्म करोगे तो गर्म करने से क्या होगा, या फिर यूं भी समझो, मान लो इसकी सोल्युबिलिटी किसी वजह से घट जाती है। सोल्युबिलिटी अगर घटेगी तो धीरे धीरे उसमें क्या होगा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ जाएंगे, और जैसे ही सस्पेंडेड पार्टिकल आ जाएंगे इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम। मतलब एक्वस सॉल्यूशन जो स्लेक लाइम का है, जो नॉर्मल कंडीशन में होगा वो तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, लाइम वाटर। बट अगर वो सोल्युबिलिटी घटने की वजह से वो क्या बन जाता है, सस्पेंडेड बन जाता है, तो उसको बोलेंगे हम मिल्क ऑफ लाइम। तो लाइम वाटर से वो किस में बदल जाएगा, मिल्क ऑफ लाइम में। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। बड़ा कंफ्यूजिंग वाला था कि बच्चा इसमें काफ़ी गलती करता। क्विकलाइम आपको पता ही है, क्विकलाइम क्या है, CaO, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन कॉन्टेक्स्ट विद बेरिलियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर बेरिलियम के लिए इनकरेक्ट है। तो आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे और स्टेटमेंट पढ़ के उनका आंसर देंगे। तो देखिए फर्स्ट में, इट्स साल्ट रियली हाइड्रोलाइज। अब इसने बोला है कि बेरिलियम रियली हाइड्रोलाइज होता है, पहला। दूसरा है आपका, इट्स हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिट एंड पॉलीमेरिक। अब देखो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है जो आपको पता है, क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिट स्पीसीज बनाता है, और ये पॉलीमेरिक मतलब पॉलीमर बना लेता है, मतलब डाइमर बना लेता है। इसी तरह तीसरा आपके पास, इट इज रेंडर्ड पेसिव बाय नाइट्रिक एसिड। चौथा आपका, इट फॉर्म्स Be2C, तो ये भी बनाता है। तो कुल मिला के इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मतलब इट्स सॉल्ट रियरली हाइड्रोलाइज। तो ये रियरली हाइड्रोलाइज होगा। क्यों हाइड्रोलाइज, रियरली हाइड्रोलाइज होगा,
क्यों? क्योंकि ये इसकी साइज में काफ़ी छोटा है। तो क्या बोलेंगे इसको? Be salt are covalent नेचर, सो इजीली हाइड्रोलाइज। ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, जबकि इसने बोला है रियरली वो हाइड्रोलाइज होना चाहिए, जबकि ये आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट इसके लिए क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट पूछा हुआ है आपके पास, आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन मेटल आयन इज लोवेस्ट व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर साल्ट आर पुट अंडर ए इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब देखो, आयनिक मोबिलिटी की बात की है, मतलब आयंस जब कैथोड एनोड पर रिएक्ट करेंगे किस तरह से वो इधर से उधर जाएंगे, उस मोबिलिटी की बात की। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको देखो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स दे रखे हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम और सोडियम। अगर मैं इनकी बात करूँ तो देखो, इनको क्रम में जमाऊँ तो लिथियम सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा पोटेशियम है, सोडियम है, फिर उससे बड़ा पोटेशियम, फिर उसके बाद रुबिडियम। अब अगर आप देखो, इसने पूछा है आयनिक मोबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन आयंस अब लोवेस्ट व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर साल्ट आर पुट। तो जैसे ही मैं इनको एक्वस बनाऊंगा, तो होगा क्या बच्चे? जो लिथियम एक्वस होगा वो एक जाइंट मॉलिक्यूल बना लेगा, और जो बड़ा हो जाएगा उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? मुश्किल है, क्योंकि लिथियम जो एक्वस आयन है, जैसे ही ये एक्वस में आएगा, इसके आसपास वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल इसको घेर लेंगे इस तरह से, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि चार्ज ये छोटा एटम में डेंसिटी ज़्यादा है, तो H2 के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, तो Li एक्वस बहुत बड़ा जाइंट मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब इसकी जो मोबिलिटी है वो सबसे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? लिथियम। इसका मतलब जो सबसे बड़ा था, मतलब रुबिडियम, उसके आसपास जो उस रुबिडियम की चार्ज डेंसिटी क्या है बच्चे? कम है कंपेयरिंग टू लिथियम। तो ऐसा होगा कि उसके पास जो एक्वस सॉल्यूशन के जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके आसपास कम होंगे, तो उसकी साइज क्या होगी? कंपेयरिंग टू लिथियम एक्वस साइज क्या होगी? छोटी होगी। तो देखो, आयनिक मोबिलिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। तो जैसे ही हाइड्रेटेड आयन बनेंगे तो रुबिडियम का जो हाइड्रेटेड आयन होगा वो साइज में छोटा होगा कंपेयरिंग टू लिथियम हाइड्रेटेड आयन। तो अब ये सबसे छोटा होगा, तो ये वैल्यू सबसे छोटी होगी, तो ये क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के मैं अगर मैं बात करूँ नॉर्मल केस में, तो लिथियम प्लस, फिर उसके बाद Na+, फिर उसके बाद K+, और फिर रुबिडियम प्लस। नॉर्मल आयन जब होंगे तब इस तरह का साइज रेशो होगा, पर एक्वस सॉल्यूशन में ये जस्ट रिवर्स होगा। अगर मैं जैसे एक्वस लूँगा इनका, Na+ एक्वस, K+ एक्वस और Rb+ एक्वस, तो जैसे मैं लूँगा ये साइज में क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। और जैसा कि यहाँ पर लिखा रखा है साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, तो लिथियम का जो हाइड्रेटेड आयन है उसका साइज छोटा सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा होगा साइज में, तो उसकी जो आयनिक मोबिलिटी है वो सबसे कम हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन रुबिडियम प्लस और लार्जर साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन एक्वस इज लिथियम प्लस एक्वस। तो क्या होगा? लोवेस्ट आयनिक मोबिलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन लिथियम एक्वस ड्यू टू देयर हाई हाइड्रेशन। सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा, तो इसलिए थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। मोस्ट एसिडिक इन नेचर आपसे पूछा है, यहाँ ऑक्साइड दी हुई है और आपको नेचर पूछा हुआ है। अब देखो, इसके अंदर आपको दिया हुआ है MgO, BeO, CaO और BaO। सबसे पहले आप देखो ये कौन से ग्रुप के मेंबर है, तो ये सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं सारे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम। अब इनके ऑक्साइड बनाए, इनके जो नेचर हैं, ये क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल है, और इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब अगर मैं बात करूं
इन सब की इनको कंपेयर कराऊं तो कहीं ना कहीं सारे बना रहे तो BeO, MgO, CaO और BaO बना रहे, पर इसमें चेक क्या करना है, आप देखो बेरिलियम से जब हम बेरियम की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज बढ़ता है। सबसे पहली फैक्टर क्या होगा आपका बेटा, साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, मतलब क्या बढ़ेगी, मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। और एक और खास बात, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है क्या बनाने की बच्चे, बेसिक नेचर के बनने की। तो जैसे जैसे मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी वैसे वैसे इनका बेसिक नेचर भी बढ़ता जाएगा। तो नीचे जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। अब जो मोस्ट बेसिक होगा वो लीस्ट एसिडिक होगा, सिंपल सी बात है। जो मोस्ट बेसिक होगा ये हो गया हमारे पास मोस्ट बेसिक, तो ये क्या होगा हमारे पास, लीस्ट एसिडिक, मतलब सबसे कम एसिडिक। इसी तरह से ये क्या है बेटा, लेस बेसिक, और जो लेस बेसिक होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा इस पीरियड में। तो मैं यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड। इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, तो मोस्ट एसिडिक इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि लीस्ट बेसिक है इसलिए मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। क्या ये बात आप बच्चों को समझ में आ रही है क्या, जो मोस्ट बेसिक होता है वो ये हो जाएगा लेस बेसिक, जबकि ये मोस्ट एसिडिक है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लेस एसिडिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको पूछा था मोस्ट एसिडिक। अब देखो और बात बताता हूं मैं, ये आपके पास मेटल के ऑक्साइड है और मेटल के ऑक्साइड कभी भी एसिडिक नहीं होते हैं, बट हम यहाँ कंपैरिजन करा रहे हैं। कंपैरिजन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ मोस्ट एसिडिक BeO होगा, जबकि BeO एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। जैसा कि मैं आपको कंपैरिजन करा देता हूँ यहाँ पर, सेकंड आंसर इसका हो जाएगा बेरिलियम ऑक्साइड, BeO, MgO, CaO और BaO। तो ये क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स का बढ़ता हुआ क्रम। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इधर बढ़ रही है तो इधर क्या बढ़ रही होगी, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों, तो क्या होगा, द मोस्ट एसिडिक शुड बी द BeO। इन फैक्ट BeO is a amphoteric oxides while other given oxides are basic। अब देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, मैं इस कॉन्सेप्ट को भी आपको सिखा देता हूँ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं, जैसे दो आपके पास दो ऑक्साइड और नाम सुना आपने, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, एक तरह से बीच का बंदर है। बीच का बंदर जो गेम खेलते हैं ना अपन, जैसे इधर से बॉल फेंकते हैं उधर से बॉल फेंकते हैं तो बीच में होता है जो लपक लेता है, उसको बोलते हैं बीच का बंदर। अब अगर बात करें एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, जब एसिड से रिएक्ट करता है तो बेस की तरह बिहेव करता है। वही एम्फोटेरिक ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट करता है तब एसिड की तरह बिहेव करता है। मतलब उसके बिहेवियर इस बात पे डिपेंड करते हैं कि सामने वाला क्या है। अगर वो एसिडिक है तो वो बेसिक बन जाएगा, अगर वो सामने वाला बेसिक है तो वो एसिडिक बन जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड के दोनों नेचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2018 में आया एक और, मैग्नीशियम रिएक्ट विद एन एलिमेंट X। अब देखो ध्यान से इस चीज को, इस क्वेश्चन को, मैग्नीशियम मतलब Mg की बात करा है। Mg रिएक्ट विद एन एलिमेंट X, और एक तो Mg है बच्चा और एक X एलिमेंट है। एन आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं दोनों। इफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, X का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो X का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1s2, 2s2 और 2p3। देखो कॉन्फ़िगरेशन देखने से तो हमें पता लग ही रहा है कि दैट इज नाइट्रोजन, बट अगर आप देखोगे तो दैट इज द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं बेटा हम, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल को बोलते हैं हम वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 2s में इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं और 2p में इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं, 1, 2 एंड 3। ये 2s है और ये 2p है। तो यहाँ जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है
वो कितने हैं 3 है। तो ये बॉन्ड भी कितने बनाएगा 3 बनाएगा, तो 3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। Mg की बात करें तो Mg की वैलेंसी क्या होती है 2 होती है। अब Mg एक मेटल है, X एक नॉन मेटल है, क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन से पता लग ही रहा है कि दैट इज नाइट्रोजन। क्यों 3 to 5 + 7, तो नाइट्रोजन 7 पे ही तो होता है बच्चे। तो अगर मैं देखूं ये मेटल है नॉन मेटल है, आयनिक कंपाउंड बनाएगा, तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनाएगा Mg3x2। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि Mg जो होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Mg+2 बनाता है। तो Mg+2 अगर कोई आयन बनाएगा तो यहाँ X की बात करें तो X 3 नेगेटिव बनाने की कोशिश करेगा, मतलब X-3 होगा। अब इनको बैलेंस करना है तो Mg कितने लेने पड़ेंगे हमें 2, तो X अगर मैंने 3 तो ये कितना होगा 6, इधर कितना होगा 4, तो Mg कितना लेना पड़ेगा एक और। तो आप देखो यहाँ हो गया आपका 6 पॉजिटिव और यहाँ हो गया आपका 6 नेगेटिव। अब कंपाउंड बन गया, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ Mg3x2, ये आपके पास इसका आयनिक कंपाउंड होगा। तो Mg3x2 थर्ड नंबर वाले ऑप्शन में है Mg3x2, ये इसका आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से इसको करना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3, एलिमेंट X इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, वैलेंसी ऑफ X, वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी 3, और वैलेंसी ऑफ Mg कितनी है 2। अब दोनों आयनिक कंपाउंड बनाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल लो, तो Mg3x2 आ जाएगा इसका फॉर्मूला। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 2018 में एक और क्वेश्चन आया है, अमंग CaH2 BeH2 BaH2। अब देखो द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अब बात को समझने की कोशिश करना। आप सेकेंड ग्रुप के मेंबर की बात कर रहा है, जैसा कि हम एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 2 ही ग्रुप अवेलेबल है हमारे पास। सबसे पहला हमारा लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वाला, दूसरा है हमारे पास बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम वाला। अगर हम इसकी बात करें, हम इनके हाइड्राइड्स बनाएं, तो जैसे ही हम इनके हाइड्राइड बनाएंगे तो आप समझने की कोशिश करना है। जो हाइड्राइड की बात करें अपन, तो हाइड्राइड बन रहा है हमारे पास MgH2 CaH2, इस तरह के हाइड्राइड्स बने, क्योंकि बेरिलियम की वैलेंसी मैग्नीशियम की वैलेंसी और कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, जबकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। तो देखो इसने पूछा है कि ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑर्डर लिखना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ रहा है बेटा, साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ेगी। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा बेटा, मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ेगी तो मेटेलिक नेचर बढ़ेगा, और मेटेलिक नेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो खुद क्या बनाने की कोशिश करेगा, केटायन। केटायन बनाएगा तो यहाँ से आयनिक कंपाउंड बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक कंपाउंड बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर मैं यहाँ ध्यान दूँ, इसने पूछा है ऑर्डर ऑफ द आयनिक कैरेक्टर, तो बेरिलियम से अगर मैं कैल्शियम के बारे में नीचे की तरफ आऊँ तो आप देखोगे यहाँ पर कैल्शियम इज़ मोर मेटेलिक, तो मोर मेटेलिक होगा तो बस आप ये चेक कर लो, तो ये आयनिक प्रोडक्ट बनाएगा इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो कुल मिला के सबसे क्या हो जाएगा हमारे पास, BeH2 से ज़्यादा आयनिक कंपाउंड को बनाएगा MgH2, और उससे ज़्यादा आयनिक कौन होगा, CaH2। तो देखो कौन सा आ जाएगा आपके पास, BeH2 फिर उसके बाद MgH2। तो BeH2 के बाद MgH2 कहाँ है बच्चे, अच्छा सॉरी इसने क्या लिया है, BeH2 के अलावा आपको ले लिया है बच्चे Ca के बाद आपके पास है CH2 के बाद फिर क्या है BaH2। तो आप देखोगे अब ये Mg तो है नहीं आपके पास, तो Mg तो हटा लो आप, तो आपके पास एक तरह से क्या है BeH2 फिर उसके बाद CaH2 और फिर BaH2। तो BeH2 फिर CaH2 और BaH2, तो पहला ही आंसर हो जाएगा इसमें मोर आयनिक क्या होगा, BaH2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा सेकंड ग्रुप हाइड्राइड्स ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर ऑफ मेटल इंक्रीज, सो आयनिक करेक्टर ऑफ द मेटल हाइड्राइड्स इज इंक्रीज, हैज द ऑप्शन फर्स्ट शुड बी करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। अब आपको बताना है कि एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है अगर कोई हाइड्रोक्साइड है या ऑक्साइड है, अगर वो किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो वहाँ बेस की तरह बिहेव करेगा, और बेस से रिएक्शन करेगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो जैसा कि हमने देखा था वहाँ पर बेरिलियम के लिए, बेरिलियम इस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। तो बेरिलियम ही ऐसा हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर जो क्या करेगा, एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा। बाकी सब बेसिक नेचर, ये सब क्या है, वीक बेस है। ये क्या होगा बेटा, ये भी वीक बेस है, बट ये एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा। मतलब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा और सोल्ट प्लस वाटर बना लेगा। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। तो इसको जस्टिफाई कर देते हैं आंसर को। तो दो रिएक्शन दी हुई है आपके पास, आंसर तो क्या हो जाएगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर सिंस इट कैन रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बेस। तो देखो BeS2 की रिएक्शन कराई आपने HCl से, तो क्या बनेगा, BeCl2 प्लस H2। तो क्या हो गया है यहाँ पर, इसने OH माइनस दे दिए हैं और इसने H प्लस, तो ये एज ए बेस काम कर रहा है और ये एज ए एसिड। BeS2 का होल ट्वाइस प्लस NaOH। अब देखो ये बेस से रिएक्शन करा रहे हैं हम किसकी, तो जैसे जैसे बेस से रिएक्शन कराएंगे ये एसिड की फॉर्म में आएगा, इसकी फॉर्म में आएगा, तो किस तरह से रिएक्शन करेगा, देखो यहाँ से OH निकलेगा नहीं, तो Na2BOH का होल 4 बना लिया है। तो कुल मिलाकर इसने क्या किया है, OH को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, और OH को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, एसिड। तो एसिड की तरफ भी बिहेव कर रहा है ये, और बेस की तरफ भी बिहेव कर रहा है, तो ये एम्फोटेरिक नेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट मेनी एंजाइम। एक आयन है जो एंजाइम को एक्टिवेट करता है, पार्टिसिपेट इन अ रिडक्शन ऑफ द ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP। जैसे ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होता है रिएक्शन की, और तो ATP वहाँ से आपके पास एनर्जी की फॉर्म में जनरेट होता है, एंड विद Na इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। जो नर्व सिग्नल जाते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो Na के अलावा एक और आयन होता है जो इस काम को बखूबी करता है, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ बताना है उन चार ऑप्शन में से कौन सा आयन होगा जो ATP को, मतलब कुल मिला के नर्व सिग्नल को ट्रांसमिट करने के काम आएगा। तो कॉपर है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, और जैसा कि Na अगर यहाँ है तो Na के जैसा ही करेक्टर का कौन होगा, पोटेशियम प्लस। Na प्लस है तो पोटेशियम प्लस। इसमें आपको बहुत अच्छे से सोचना है कि अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो ये तो D ब्लॉक का है, हम D ब्लॉक तो पढ़ ही नहीं रहे। कैल्शियम है, ये सेकंड ग्रुप का मेंबर है, ये भी D ब्लॉक का है, तो ये दोनों तो वैसे अलग हो गए। तो कैल्शियम और पोटेशियम में अगर हम देखें तो ये +2 वाला है और ये +1 वाला है। तो जैसा सोडियम अगर काम कर रहा है तो पोटेशियम यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसका कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हो। अब मैं इसको आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 3। पोटेशियम आयन पार्टिसिपेट इन अ नर्व सिग्नल प्रोसेस अलोंग विद Na आयंस। सोडियम पोटेशियम पंप इज कॉल्ड प्रोटीन पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, इसको ट्रांसमिट करने का काम होता है। ये किस तरह का होता है, वो इस तरह का होता है। बायोलॉजिकल करेक्टर है सोडियम पोटेशियम। तो ये आप देख रहे हो ये क्या ATP है, और इसके अंदर क्रिप्टोप्लाज्म के अंदर ये इस प्रकार से यहाँ पर Na+ आयन और K+ आयन होते हैं, जो क्या होते हैं, इसको सिग्नल को ट्रांसमिट करने के काम आते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो 2020 में आया है। HCl वाज पास थ्रू ए सॉल्यूशन। HCl को एक सॉल्यूशन में पास किया जाता है ऑफ CaCl2 और MgCl2 और NaCl। तीन तरह के सॉल्यूशन है, आप CaCl2, MgCl2 और NaCl। अब देखो HCl को पास कर रहे हो तो देखो कॉमन आयन इफेक्ट, यहाँ पर दूसरे Cls भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्रिस्टलाइज। तो क्रिस्टलाइज कौन सा होगा, तो जैसा कि यहाँ पर आप देखोगे इसके पास क्या है, Cl- अवेलेबल है। तो Cl- इससे कंबाइन होंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो Ca+2 है, यहाँ है Mg+2। तो ये दोनों आयन के पास ज़्यादा Cl की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि Na को कम Cl की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके क्रिस्टलाइज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो इसने पूछा है कि कौन सा आयन मतलब कंपाउंड क्रिस्टलाइज होगा, तो कौन सा होगा, ओनली NaCl इज क्रिस्टलाइज।
देखो, ऑन पासिंग ऑफ HCl थ्रू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द NaCl, जैसे ही NaCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम HCl पास कराएंगे, HCl एज अ गैस फॉर्म में, द नंबर ऑफ Cl आयन इंक्रीज होंगे, फॉर्म्स क्रिस्टल विद Na+, तो Na+ के आसपास वो घेर लेंगे और उसको क्रिस्टलाइज में बदल देंगे। क्योंकि देखो, एक Na 6Cl- को घेर कर, मतलब 6Cl- Na को घेर कर उसको क्रिस्टलाइज में बदलने की कोशिश करेंगे, और ये क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, Na+Cl-, Na+Cl-, इसी तरह से यहाँ पर होगा Cl-, Na+, और Cl-, Na+, उसी तरह से Na+, Cl-, Na+, Cl-। अब ये देखो, अगर आप यहाँ देखोगे इस पूरे स्ट्रक्चर को, तो आप फील करोगे कि ये जो Na+ है, ये Cl, Cl, Cl और Cl से, 4 Cl से तो जुड़ा हुआ है, इसके अलावा एक Cl ऊपर होगा, एक Cl नीचे होगा। अगर 3D की बात करें तो कुल मिलाकर एक Na+ क्रिस्टलाइज में 6Cl- से जुड़ा होता है, और ये अच्छे से क्रिस्टलाइज होगा, क्योंकि HCl को पास कराने से पर यहाँ पर Cl- आयन बढ़ जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? NaCl। नेक्स्ट चलते हैं अपन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अब इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल की हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें, केटाइन की बात है, तो ये तो ऑर्डर ही गलत दे रखा है, तो इसने बोला है करेक्ट ऑर्डर की बात करा है। तो क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो बेरिलियम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है लिथियम एंड मैग्नीशियम शो द सम सिमिलरिटी ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एज देयर डायगोनल प्लेस, तो इस बात को चेक कर लेते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ दिया हुआ है आपको डायगोनल प्रॉपर्टी के हिसाब से। जैसा कि आपको पता होता है, ये सेकंड आपके पास पीरियड है और ये है थर्ड पीरियड। तो पीरियड की खास बात होती है, लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होता है? घटता है, साइज घटता है, और जेड इफेक्ट मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब इधर साइज घटेगा, और ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है? बढ़ता है। तो देखो, आप समझना, इधर से इधर क्या होगा? साइज घट गया है। तो यह लिथियम से छोटा साइज किसका हो गया बच्चे? बेरिलियम का। मैं इसको दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। लिथियम से छोटा साइज किसका हो गया? बेरिलियम का। बट अगर मैं यहाँ बात करूँ, लिथियम से बड़ा साइज किसका होगा? सोडियम का। बट सोडियम जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे इधर, तो इधर भी साइज क्या जाएगा? घट जाएगा। तो इधर साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, इधर साइज घट रहा है। तो ये लगभग लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशन शो करेंगे। लिथियम और मैग्नीशियम का जो जेड इफेक्ट है और साइज की बात करें तो कंपेरेटिव लगभग बराबर, क्योंकि इन सिमिलैरिटी की वजह से इनकी जो फिजिकल और केमिकल अपीयरेंस है, इनकी प्रॉपर्टीज है, वो लगभग बराबर। इसी तरह से बेरिलियम एल्यूमिनियम की बराबर हो जाएगी, ऐसे ही बोरोन और सिलिकॉन की लगभग एक जैसी डायगोनल पोजीशन हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे लिख रखा लिथियम इज द सॉफ्टर अमंग द एल्कलाइन मेटल, ये तो गलत है। सोडियम भी तो है। उसके बाद लिथियम क्लोराइड इज अ डीलिक्विसेंस एंड क्रिस्टलाइज एज हाइड्राइड, तो ये भी गलत हो गया। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत सारे H2O को अपने आसपास लेके आएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन। आप देखोगे तो क्या होगा, लिथियम एंड मैग्नीशियम शो द डायगोनल रिलेशनशिप, दैट्स व्हाई दे शो द सिमिलरिटी इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में कोरोना पॉजिटिव बच्चों के लिए आया हुआ था। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रोल ऑफ जिप्सम? जिप्सम का क्या रोल है? जिप्सम क्या है? CaSO4.2H2, तो कैल्शियम सल्फेट प्लस .2H2O इन अ सेटिंग ऑफ सीमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसा कि आपको पता है कि जिप्सम को जैसे सेटिंग ऑफ सीमेंट में डालते हैं, सिंपल सा है ये क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता है टू स्लो डाउन द सेटिंग प्रोसेस, जो सेटिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देता है। जैसे जिप्सम आप ऐड करोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड होंगे, तो धीरे धीरे जो ये सिस्टम है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये सब किस में आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लिख भी सकते हो, द पर्पज ऑफ एडिंग ऑफ द जिप्सम इज ओनली स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट सो डेट इट गेट द सफिशिएंट हाइड्रेट। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको कि किस तरह से, जैसे जिप्सम होता है, आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, उसमें आप थोड़ा सा पानी डालते हो, पीओपी की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चे, वो बताता हूँ मैं आपको, CaSO4.12H2। तो ये जो इसके अंदर आप जैसे वाटर डालते हो ना, इसको आप मोल्ड कर सकते हो, इसको चेंजेस कर सकते हो ताकि आप इससे जो भी आर्टिकल बना सको। तो ये जिप्सम को डालने से सीमेंट के अंदर क्या होगा, उसका जो प्रोसेस, सेटिंग प्रोसेस, वो क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो बच्चों नीट 2016 से लेके 2020 तक के हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आपने पूरे क्वेश्चंस के दौरान ये देखा होगा एस ब्लॉक के अंदर साइज और उसकी जो जेड इफेक्ट प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। उनके हाइड्राइड से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनके ऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनके हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ें, उनके जनरल ट्रेंड्स किस प्रकार के हैं उनके बारे में पढ़ें, उनके साइज़ के रेशोज, साइज़ किस तरह से बदलती है उसको ध्यान दें। साथ में आप एस ब्लॉक के जो फर्स्ट ग्रुप है और जो सेकंड ग्रुप है, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनको आप अच्छे से याद कर लें। साथ में उनके साइज़ को भी याद करें। तो एक इंडेक्स है, उसमें साइज़, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब दिए हुए हैं, आप उसको देख लें एनसीईआरटी में और उनके ट्रेंड्स को याद कर लें, क्योंकि ये डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको वैल्यूज़ याद होगी तो आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों आज हम एक मंत्र देते हैं आपको। मंत्र क्या है? पॉजिटिव माइंड्स, पॉजिटिव वाइब्स एंड पॉजिटिव लाइफ्स। अगर आप पॉजिटिव माइंड रखेंगे तो पॉजिटिव वेव्स आएगी आपके आसपास और आपका पॉजिटिव लाइफ बन जाएगी। तो आप पॉजिटिव होएं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छे से तैयारी करें। जिस बच्चे ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे जो लेटेस्ट वीडियो अपडेट है आपको मिलते रहेंगे। और भी वीडियो आ रहे हैं आपके दूसरे चैप्टर्स के, जिससे आपको नीट के एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यास एडिफिकेशन कोटा।